चलो हम लोग कल क्या देख रहे थे, तो देखो तो कल हम लोग पहले तो हम लोग कर क्या चुके हैं, हम लोग अपने सिस्टम पे जावा को रन करने के लिए, जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग की क्या है, लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से एक लैंग्वेज क्या है, जावा है। और इसके लिए जो सबसे बेसिक नीड होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसका नाम क्या है, JDK। क्या नाम है, JDK मतलब क्या, जावा डेवलपमेंट किट। जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तब आप अपने सिस्टम पे जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो आपकी बेसिक नीड यही है, सबसे पहले अपने सिस्टम पे क्या करोगे, JDK नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, और ये नेट पे इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको लाइसेंस के लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट है। सेकंड, इसके बाद पहले आपको क्या करना है, JDK डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना, ठीक है। इसको करने के बाद अब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए भी साथ में सपोर्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए कुछ और टूल आते हैं। एक तो है भाई कि आपको जावा चलानी है तो JDK होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि आप प्रोग्रामिंग की स्पीड आपकी क्या हो, अच्छी हो, आप जल्दी से डेवलपमेंट कर पाओ, गलतियां आपके कोड में कम हो, तो इसके लिए भी हम लोग एक टूल यूज करते हैं। टूल भी बोलते हैं उसको, उसी को क्या बोलते हैं, एडिटर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक नाम और भी देते हैं, क्या, IDE। ये तीनों एक ही चीज है। तो हम एक टूल कहो या एडिटर कहो या IDE कहो, हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, और उसका नाम क्या है, इक्लिप्स। समझ रहे हो। और अच्छा, इक्लिप्स की हिंदी क्या होती है, ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स, है ना। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूनार इक्लिप्स। इन लोगों ने जो ये अपना सॉफ्टवेयर बनाया था, इसका नाम क्या रखा, इक्लिप्स रखा। और टाइम के हिसाब से इसमें नए नए वर्जन क्या रहे, आते रहे, और उनका नाम भी ऐसे रखते थे पहले, जैसे क्या, मार्स, अर्थ, है ना, मार्स, अर्थ, जुपिटर, इस तरह से करके ये लोग क्या करते थे, इनके नए नए वर्जन्स में क्या रखते थे, नाम रखते थे, ठीक है। तो चलो, आपको इक्लिप्स क्या करना है, डाउनलोड करना है, और इसके बाद क्या करना है, अनजिप करना है। क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जिप फाइल मिलेगी। जिप फाइल का मतलब जानते हो, जैसे वो फाइल, वो फोल्डर जो क्या हो, कंप्रेस्ड हो। जैसे एक बार एग्जांपल दिखाएं, जैसे ये देखो, मान लो यहाँ पे आ गई, ये देखो कैमरा रोल, ये फोल्डर है, सॉरी यार, इसे ये है, मान लो सेव्ड पिक्चर्स है, इसमें भी एक ही है, डाउनलोड्स में। ये देखो, चलो अच्छा ये दिखाते हैं। मान लो ये दो फाइलें हैं, उनकी साइज क्या है, 33,700 KB, मतलब MB में बात करें तो 33 MB। ये दोनों फाइलें कितनी हैं, 33 MB की है, मान लो कितनी है, 66 MB की टोटल। इनको हम एक फोल्डर में यहाँ डालते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम क्या रखते हैं, XYZ, और उसके अंदर ये दो फाइलें रख देते हैं। अब इसके बाद
तो यही फोल्डर है ना XYZ, उसी के अंदर 2 फाइलें हैं। टोटल साइज क्या है, कर्सर ले जाओ, 65.8 MB, लगभग 66 MB का है। ये फोल्डर में 2 फाइलें हैं, लेकिन अगर हम इस फोल्डर पे क्या करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू आर्काइव। क्या पढ़ते हैं, आर्काइव पढ़ते हैं, ऐड टू आर्काइव। तो इस पे जरा क्या करो, क्लिक करो और डॉट रार की जगह लिख देते हैं, मान लो डॉट जिप। ओके करो तो देखो XYZ नाम का एक नई फाइल बन गई कि नहीं बन गई। तो इसने क्या किया, पूरे फोल्डर को कंप्रेस करके या जिप करके रख दिया। सोचो पहले कितनी थी इसकी साइज, 66 MB के आसपास, अब कितनी है, 56। तो 10 MB इसकी साइज क्या हो गई, कम हो गई ना। तो मतलब जब तुम किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसकी साइज क्या कर देगा, कम कर देगा। मान लो अच्छा हमें तुम्हें ही ये 2 फाइलें भेजनी हो, तो इन दोनों फाइलों को हम तुम्हें अलग अलग भेजेंगे ना भाई। मान लो तुमको हमें व्हाट्सअप करना हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, पहले ये वाला वीडियो भेजेंगे, फिर कौन सा भेजेंगे, ये वाला वीडियो भेजेंगे। लेकिन जब हमने इसे कंप्रेस कर दिया या जिप कर दिया तो बन गया क्या, एक फाइल बन गई XYZ.zip। अब हम चाहें तो सिर्फ एक ही यही क्या करेंगे, यही जिप फाइल तुमको क्या करेंगे, भेज देंगे। तुमको अपने सिस्टम पे यूज करना रहेगा तो डायरेक्ट नहीं यूज कर पाओगे। जैसे हमने जिप करके तुम्हें भेजा, तुम अपने सिस्टम पे क्या करोगे, अनजिप करोगे। अनजिप करना किसे कहते हैं, जैसे ये देखो, मान लो इसको हम डिलीट कर दें, ये XYZ है ना, इसे राइट क्लिक करो और क्या करो, एक्सट्रैक्ट हेयर करो, क्लिक करो। तो जो जिप होके रखा था देखो अनजिप होके आ गया कि नहीं हो गया। ऐसे तो हम लोग यूज करते हैं, जिप करके हम तुम्हें भेज दें, तुम अनजिप करके अपने सिस्टम पे क्या करो, ओपन कर लो। तो सेम यही हम करते हैं किसके साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ जिसका नाम क्या है, इक्लिप्स। जब इक्लिप्स डाउनलोड करते हैं तो हमको एक जिप फाइल मिलती है, लेकिन अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना होगा। और अनजिप करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, वो क्या हो जाएगा, अनजिप हो जाएगा। जैसा देखो इनके सिस्टम पे, इस सिस्टम पे जाके अगर देखो तो क्या है, दिस पीसी है ना, नहीं उधर से ही रास्ता, ठीक है। तो देखो अगर C ड्राइव में जाओ तो तुमको एक फोल्डर दिख रहा है जिसका नाम क्या है, डाउनलोड्स ना। और देखो यहीं पे इन्होंने इक्लिप्स डाउनलोड किया था, कहीं पड़ा होगा, है ये। जब ये डाउनलोड किए थे तो कैसी फाइल थी, ये जिप फाइल थी। लेकिन जिप फाइल डायरेक्टली तो यूज होगी नहीं, तो हमने क्या किया था, राइट क्लिक करके क्या किया, एक्सट्रैक्ट हियर, तो ये इसे अनजिप कर दिया और ये फोल्डर मिला जिसका नाम क्या है, इक्लिप्स। तो याद रखना, इक्लिप्स नाम के सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है, अनजिप करना है और इसके बाद डायरेक्टली आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, बार बार मान लो अगर हमें ये इक्लिप्स ओपन करना होगा तो क्या करना होगा। अभी इस सिस्टम पे पहले हम दिस पीसी पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड से फिर कहाँ जाएंगे, इक्लिप्स के अंदर जाएंगे, तब हमको ये मिलेगा ना, और तब हम इसे ओपन करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए इजी हो, क्योंकि हमको रोज यूज करना है, बार बार यूज करना है, तो ये देख रहे हो इक्लिप्स का जो आइकन बना हुआ है, इसी पे राइट क्लिक करना और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, सेंड टू, और क्या यूज कर देना, डेस्कटॉप। तो जानते हो क्या करेगा, इसका एक शॉर्टकट बना देगा, कहाँ, आपके डेस्कटॉप। तो कॉपी करके पेस्ट मत करना, क्या करना, हाँ राइट क्लिक करना है, सेंड टू करना है और क्या करना है, डेस्कटॉप। तो क्या होगा, इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा, कहाँ, डेस्कटॉप पे। अब अगर हमें यूज करना है तो हमें बार बार उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा।
पूरा हो गया? हाँ ठीक है, राइट क्लिक करो, इसमें क्लियर करो। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो कोडिंग है हम बिना इक्लिप्स के भी जावा में कोडिंग कर सकते हैं। इक्लिप्स की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन इक्लिप्स यूज़ करने से क्या, देखो अंतर क्या आता है। जब हम इक्लिप्स यूज़ नहीं करते, अगर हमसे कोई कहे कि जावा का क्या लिखो, कोड लिखो, तो हम सीधे क्या करेंगे, हम नोटपैड, क्या है, हम यहाँ देखो विंडो पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नोटपैड आ जाएगा। नोटपैड को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और डायरेक्टली यहीं कोडिंग कर सकते हैं। और करने के बाद जहां मेरा मन करेगा इस कोड को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे पूरे सिस्टम पे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां भी चाहे, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, कहीं भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आएगी, इससे दिक्कत ये आएगी कि तुम बार बार कोड लिखोगे, कोई तुम्हारे ऊपर रोक तो है नहीं, तो जहां मन करेगा वहीं क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। कल को फ्यूचर में जब तुमको अपना कोड दोबारा चाहिए होगा तो तुम्ही को कोड जाके क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, यार ये कोड कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं रखे हैं। लेकिन अगर हम लोग जब भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इक्लिप्स, तो जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे, देखो ध्यान से, जैसे देखो नोटपैड है, नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये तो डायरेक्टली खुल जाता है ना, लेकिन इक्लिप्स नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है ये डायरेक्टली खुलता नहीं है। देखो जब आप इक्लिप्स को लॉन्च करोगे इस तरह से सामने आएगा, इक्लिप्स आईडी लॉन्चर, और फिर अच्छा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अब वर्ड, अब समझ, अब ये आता है कि क्या लिखा है, ये डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है। डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को, तुम्हें पता है ना, अगर ये सिस्टम देखो तो कोड्स क्या है, फोल्डर, और इन फोल्डर के अंदर ये तीनों चारों क्या है, फाइल है। एक कंप्यूटर में, एक मोबाइल में क्या होता है, यही तो होता है, फोल्डर होती हैं और क्या होते हैं, फाइल्स होते हैं। ठीक है, फोल्डर होते हैं और क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब देखो जरा ध्यान से इसको, इक्लिप्स के बारे में। अच्छा, तो जिसे तुम फोल्डर कह रहे हो ना, फोल्डर, इसी का एक सिनोनिम या कहे पर्यायवाची होता है क्या, डायरेक्टरी। मतलब जिसको तुम फोल्डर बोलते हो, तुम लोग, बहुत लोग फोल्डर बोलते हैं और बहुत से लोग इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर और डायरेक्टरी कोई अलग अलग चीज नहीं है, बस सिनोनिम है, चाहे फोल्डर नाम से बुलाओ और चाहे किस नाम से बुलाओ, डायरेक्टरी। देखो ये क्या कह रहा है, जब इक्लिप्स तुम ओपन करते हो तो इक्लिप्स कभी भी डायरेक्टली खुलता नहीं है। सबसे पहले यही एक स्क्रीन आएगी और कहेगा, क्या लिखा है, अब पढ़ो इंग्लिश, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। इसका कहने का मतलब है कोई एक फोल्डर सेलेक्ट करो, किसकी तरह, वर्क स्पेस। वर्क मतलब काम, या हाँ वर्क, और स्पेस मतलब जगह। तो इक्लिप्स हमेशा इस बात को कहता है कि अगर आपको कोडिंग करनी है, अगर आपको कोडिंग करना है तो हम आपको डायरेक्टली कोडिंग करने नहीं देंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस फोल्डर में आप कोडिंग करना चाहते हो, और हमें वो फोल्डर आप बताओ। तो जैसे हम चाहते हैं एक यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही नाम देना था, नाम दे देते हैं जावा अंडरस्कोर वर्क्स, या वर्क स्पेस, या वर्क्स, जैसा जो नाम तो हम ABCD भी रख सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। तो इक्लिप्स का यही कहना है कि भाई पहले एक फोल्डर बना के रख लो, इसके बाद जब तुम लॉन्च करोगे हमें तो हम डायरेक्टली खोलेंगे नहीं। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एक फोल्डर सिलेक्ट करो जो तुम्हारा वर्क स्पेस हो, जो तुम्हारे काम करने की क्या हो, जगह हो। तो हमने वही फोल्डर हमको चुनना है। तो यहाँ देखो एक बटन और दिख रही है, ब्राउज दिख रही है ना। अगर हम ब्राउज बटन पे क्लिक करें तो सारे ऑप्शन आ गए। इसी से हम फिर जाएं कहाँ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है ना, यही प्लान किए ना कि इसी फोल्डर के अंदर काम करेंगे, इसी डायरेक्टरी में काम करेंगे। तो इसको सिलेक्ट किया और फिर क्या कर दिया, सिलेक्ट फोल्डर। आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे ही तुम क्या करोगे, लॉन्च बटन पे, और अच्छा एक चीज ये भी देख लो, क्या ये फोल्डर खाली है कि कुछ है इसमें, खाली है ना। अब जरा एक काम करो, इसे क्या करो,
लॉन्च करो। जैसे ही लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे इक्लिप्स डिसाइड कर लेगा कि ये java_works ही मेरा क्या है, वर्क स्पेस है और इसी में हमें काम करना है और इसी के रेफरेंस में इक्लिप्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो कर रहे हैं, इक्लिप्स ओपन हुआ कि नहीं, ओपन हो रहा है। लेकिन जरा ध्यान दो, हमने तो नहीं बनाया लेकिन एक फोल्डर इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया, जिसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। डॉट मेटा डेटा नाम का एक क्या आ गया, एक फोल्डर। तो ये याद रख लो, जब भी किसी फोल्डर को तुम इक्लिप्स को बताओगे कि ये मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ हम काम करना चाहते हैं, तो इक्लिप्स उस फोल्डर को क्या बना देगा, वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस की पहचान ये होती है कि हर वर्क स्पेस के अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक क्या होता है, सब फोल्डर होता है या फोल्डर होता है। और एक चीज ये देखो, फोल्डर तो ये भी है, फोल्डर ये भी है, फोल्डर ये भी है, लेकिन ये वर्क स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नहीं है। वर्क स्पेस की पहचान यही होता है। जैसे अब यहाँ 3 फोल्डर हैं, कोई तुमसे पूछे बताओ तीनों में कौन वर्क स्पेस है इक्लिप्स का और कौन वर्क स्पेस नहीं है, तुम खोल के देखो, जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा होगा वही वर्क स्पेस है। इसके अंदर है, नहीं है। इसके अंदर है, नहीं है। लेकिन क्या इसके अंदर है? तो मतलब क्या है, java_works क्या है, मेरा वर्क स्पेस है। ठीक है, अब देखो ओपन हो गया। यहां अभी और भी दिखाई देगा तुम्हें, देखो ध्यान से। और ये जो है इसे कैंसिल करो, ये दिखा, ये और ये इक्लिप्स ओपन हो चुका है। यही वो सॉफ्टवेयर है जहां से हमें बैठ के कोडिंग करनी है, जहां हमें कोडिंग करनी है। और ये जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है इक्लिप्स, इसका नाम क्या है, java_works। क्यों नाम है, क्योंकि हमने वर्क स्पेस के फोल्डर का नाम क्या है, java_works। तो जो उसका नाम रहेगा वही वर्क स्पेस का नाम रहेगा। अब बेनिफिट क्या होगा, अब बेनिफिट ये होगा, हम जो भी कोडिंग करेंगे वो कहीं इधर उधर सेव नहीं होगा, सब कुछ कहाँ जाएगा, java_works नाम के फोल्डर के अंदर। तो कल को उसे ढूंढना, उसे यूज करना, सब कुछ मेरे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसलिए इक्लिप्स इस बात पे जोर देता है कि आपको डायरेक्टली कोडिंग करना नहीं है। आप इक्लिप्स यूज करोगे तो सबसे पहले चुनोगे क्या, वर्क स्पेस, और उसी वर्क स्पेस के रेफरेंस में आपका इक्लिप्स क्या होगा, ओपन होगा, जिससे कि जो भी कोड करोगे सब कुछ जाके स्टोर होगा कहाँ, इसी java_works के अंदर। इतनी बात क्लियर है? इतना तो कर लोगे सब लोग ना, कि भाई इक्लिप्स अगर आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया तो बस आपको क्या करना है, लॉन्च करना है। लॉन्च करोगे तो वही वर्क स्पेस पूछेगा, वर्क स्पेस एक फोल्डर बना के बता दोगे, इसके बाद इक्लिप्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते भी चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्लिप्स ओपन करना। ओपन करने के बाद क्या करना है, क्रिएट अ वर्क स्पेस, जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते। अब क्या कहता है, अब इक्लिप्स कहता है कि वर्क स्पेस तो बना लिए लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको करना होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। डायरेक्टली काम नहीं, वर्क स्पेस बना लिया, अब आ जाओ यहाँ दिख रहा है क्या, फाइल दिख रहा है ना, फाइल में जाओ। यहाँ दुनिया भर के क्या दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, न्यू के अंदर जाओ तो तुमको दिख रहा है क्या, जावा प्रोजेक्ट। हो सकता है किसी के सिस्टम पे जब वो फाइल में जाए, न्यू में जाए, तो उसको जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिखाई न दे। अगर तुमको नहीं दिखाई दे रहा जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ, तो तुम क्या करना, इस प्रोजेक्ट पे क्या करना, क्लिक करना। तो यहाँ तुमको दिखाई देगा क्या, जावा, और जावा के अंदर दिखाई देगा क्या, जावा प्रोजेक्ट। ये तब करना है जब आपके सिस्टम पे सीधे जावा प्रोजेक्ट दिखाई ना दे। दिख रहा, अब यहाँ आ गए हैं, और फिर क्या करेंगे,
नेक्स्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देना है प्रोजेक्ट को एक नाम, जैसे नाम दे देते हैं, सपोज करो कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने नाम दे दिया माई प्रोजेक्ट। बस ध्यान इस बात का रखना है कि नाम में कोई स्पेस मत देना, क्योंकि प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस नहीं होता। तो नाम क्या रखें इसका, माई प्रोजेक्ट, इसमें स्पेस नहीं होगा। और इसके बाद क्या कर देना, फिनिश बटन पे क्या कर देना, क्लिक। जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तुम देखोगे एक प्रोजेक्ट क्या हो जाए, बन जाए। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट। वही नाम है जो हमने नाम रखा था और यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करो, ओपन। चलो ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन बताओ ये प्रोजेक्ट हमने कहाँ बनाया। पहले हमने बनाया माई वर्क्स नाम का वर्क स्पेस, फिर उस वर्क स्पेस के अंदर बनाया क्या, एक प्रोजेक्ट। तो तुमको ये चीज यहाँ भी दिखाई देगी। java_works नाम के फोल्डर के अंदर जाके देखो, वर्क स्पेस के अंदर माई प्रोजेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। ये हमने नहीं बनाया। जब आप इक्लिप्स से प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपने आप यहाँ पे एक फोल्डर बन जाए। और यहाँ क्या दिख रहा है, देखो माई प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या लिखा है, SRC लिखा है ना। क्या लिखा है, SRC है ना। अब SRC के, और यहाँ पे भी देखो माई प्रोजेक्ट के अंदर देखो लिखा है ना SRC। तो जो भी कोड करना है हमें SRC के अंदर करना है, क्योंकि SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स कोड। जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको हम लोग कई बार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो ये जो भी कोड लिखना है हमें कहाँ लिखना है, SRC के अंदर। अब SRC में आ गए, इसको ये देखो यहाँ पे, इसको भी क्लिक करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल info .java। इसे क्या करो, इसे डिलीट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे देख लो SRC के अंदर है ना, जो वहां दिखाई देगा वही यहां भी दिखाई देगा, अलग कुछ नहीं होगा। तो अगर हम यहां से इसे क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, डिलीट। तो काम हमें करना यहाँ है, लेकिन हर चीज स्टोर कहाँ होगी, उसी फोल्डर के अंदर। अब आ जाओ यहाँ पे कहाँ, SRC। ठीक। अब एक चीज और बताएं, जावा में कोडिंग अगर करनी है आपको तो अब यहाँ थोड़ी कोड लिख दोगे, यहाँ ऐसे कोड नहीं लिख सकते। जावा में जब हमें कोडिंग करनी होती है तो सबसे पहला काम होता है हमारा, देखो हम लोग यहाँ क्या क्या कर चुके हैं, वर्क स्पेस क्रिएट कर चुके हैं, और क्या क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमें करना होगा क्या, क्रिएट अ क्लास। हमें क्या बनाना पड़ता है, क्लास बनानी पड़ती है। क्लास कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। आपको कोड कहाँ लिखना है, SRC में। तो आप SRC पे ही क्या करोगे, राइट क्लिक। SRC पे क्या किया हमने, राइट क्लिक किया। न्यू ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और न्यू के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है क्या, क्लास। क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लास को देना है क्या, नाम। मान लो हमने नाम दे दिया क्या, बेसिक जावा। ठीक। और इसके बाद चाहे तो हम फिनिश बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। और अगर चाहें तो यहाँ लिखा है ना पब्लिक स्टैटिक वाइड में, दिख रहा है कि नहीं, बगल में देखो ये बॉक्स सा बना, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स। क्योंकि यहाँ तुम क्या कर सकते हो, इसे कहते हैं चेक करना और इसे कहते हैं अनचेक करना। एक चेक बॉक्स को तुम चेक कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको चेक किया। क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और इसके बाद फिनिश बटन पे क्या किया, क्लिक किया। तो देखो बेसिक java.java नाम से क्या बन गई, एक फाइल, एक क्लास बन गई। ठीक है, यहाँ
पब्लिक क्लास बेसिक जावा, और उसके अंदर वो नहीं था जो चेक बॉक्स पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम का क्या बन गया, एक मेथड बन गया। याद रखना इसको बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है इसे क्या बोलते हैं, क्लास, और ये जो नीचे है इसे क्या बोलते हैं, मेथड। और मेथड कहाँ रहता है, मेथड रहता है क्लास के अंदर। देखो क्लास कहाँ शुरू हो रही है, यहाँ, कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ, और उसके अंदर है क्या, मेथड। जावा में हर चीज करली ब्रैकेट पे शुरू होती है और करली ब्रैकेट पे क्या होती है, खत्म होती है। तो क्लास देखो करली ब्रैकेट पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट पे खत्म हुआ। ये जो मेथड हमने बनाया क्या, हमने चेक कर दिया, इसने अपने आप को बना के दे दिया। तो ये भी देखो करली ब्रैकेट पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और करली ब्रैकेट पे क्या हो रहा है, खत्म। यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब, इसको क्या कर दो, अब यहां हम कोडिंग कर सकते हैं। यही वो जगह है जहां हम कोडिंग कर सकते हैं। अब कोडिंग करके करेंगे क्या, कोडिंग करके हम जनरली कुछ काम करते हैं, जो काम हम वैसे तो क्या होता है, कोई भी काम करना होता है अगर कंप्यूटर में, तो याद रखना दो चीज होती है। एक क्या होता है, लॉजिक, एक क्या होता है, लॉजिक, मतलब करना कैसे है, और दूसरी चीज होती है क्या, डाटा। भाई कोई कैलकुलेशन करोगे, कुछ भी करोगे कंप्यूटर पे, तो कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी ना। डेटा क्या होता है, जैसे तुम्हारा नाम जो भी है वो क्या है, एक डेटा है। तुम्हारी एज जो है वो भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन ही तो है। तुम्हारे गांव का नाम जो है डेटा है, तुम्हारा पिन कोड जो है डेटा है, हर चीज क्या है, एक डेटा है। तो लॉजिक और डेटा, यही दो चीज इस्तेमाल होते हैं कहाँ, कोड में। कैसे, अब जैसे सपोज करो एक बड़ा बेसिक सा वो बताते हैं। जैसे मान लो अगर तुमको निकालना हो, मान लो ये निकालना है क्या, तुम्हें निकालना हो क्या, परसेंटेज। जैसे मान लो किसी का रिजल्ट तुमने देखा और तुमको निकालना है क्या, कि कितने परसेंट ये नंबर पाया है। तो भाई पहले क्या लिखोगे, टोटल। अब देखो टोटल मार्क्स इक्वल टू, सपोज करो क्या है, 600, ठीक है, हाँ करेंगे। देखो टोटल मार्क्स इक्वल टू 600। अब लेकिन देखो ये रेड कलर से क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं, वो इसलिए एरर दे रहा है। वैसे अगर हम नॉर्मल गणित करें तो यहाँ वहाँ ये गलत नहीं है। अगर हम मान लो नॉर्मल गणित करें तो कैसे करेंगे, टोटल मार्क्स और एक है कितना नंबर मिला, मार्क्स इक्वल टू, मान लो किसी का कितना है 400, मान लो 32 है या 80 है, जो भी है, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका मार्क्स हो गए। अब अगर हम निकालना चाहें परसेंट, तो परसेंट बराबर क्या होता है, मार्क्स इंटू 100 बटे क्या, टोटल मार्क्स। ऐसी गणित होती है ना यार, यही फार्मूला होता है ना, टोटल गुणे क्या 100 बटे, सॉरी जो नंबर पाए गुणे 100 बटे क्या, टोटल कर दोगे तो तुम्हें मिल जाता है। तो इस तरह से होती है गणित। लेकिन जावा में ये चीज देखो, हर जगह रेड रेड है ना, मतलब हर जगह क्या है, एरर है। क्योंकि जावा में आप डायरेक्टली इस तरह से यूज नहीं कर सकते। जावा लैंग्वेज में सबसे पहले आपको बताना पड़ता है, ये बताओ 600 क्या है, 600 एक नंबर है ना। जावा में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, इंट। इंट का मतलब क्या है, इंट है शॉर्ट फॉर्म किसका, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, नंबर, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 5, 8, 12, 15, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सब क्या है, इंटीजर। और दूसरे वाले नंबर होते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, इनको क्या बोलते हैं, दशमलव। जैसे 5.8 फलाने दशमलव, ये तो 2 टाइप के नंबर होते हैं कि नहीं। तो अगर आपको कभी भी पूरे नंबर्स में काम करना हो, इस पे काम करना हो, मतलब आपको आपकी कैलकुलेशन में
दशमलव का ख्याल नहीं रखना है या दशमलव की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए जावा में लिखना पड़ता है क्या, इंट। कैसे लिखते हैं ये मत समझना, यहाँ देखो एक लाइन ऊपर, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, इंट, इसके बाद लिखना होगा वेरिएबल का नाम। पॉइंट में रहेगा तो कुछ और लिखेंगे, डबल फ्लोट भी बताते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या लाइन नंबर 7 पे जो एरर आ रही थी चली नहीं गई? देखो जब तक ये लाइन नहीं लिखी थी तब तक क्या आ रही है, एरर आ रही है, लेकिन जैसे ही ये लाइन लिख दी एरर क्या होगी, चली गई। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई भी वेरिएबल यूज करोगे, अच्छा इसी को तो वेरिएबल बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, गणित में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं कि नहीं। तो अब ऐसे ही यहां लिखो इंट मार्क्स, देखो उसकी एरर भी हट गई। तो जब भी अगर जावा में कोई कोड लिखोगे, कुछ भी कैलकुलेशन करोगे, तो जो भी वेरिएबल यूज करोगे सबसे पहले तुम वेरिएबल का नाम बताओगे और वेरिएबल का क्या बताओगे, टाइप। यहाँ हमने दो चीजें बताई हैं, क्या बताया है, टाइप बताया है हमने, यहाँ लिखा है क्या, वेरिएबल का टाइप क्या होगा और उसका क्या नेम क्या, तब आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। आपके गणित में ऐसा नहीं था, लेकिन जावा की प्रोग्रामिंग में ऐसा है कि कुछ भी यूज करना है तो पहले उसका टाइप और उसका क्या लिखो, नेम लिखो, इसके बाद क्या लिखो, टोटल मार्क्स बराबर इक्वल टू क्या, 600। अभी भी देखो परसेंट पे एरर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि सबको तो तुमने यहाँ पे इस तरह से टाइप और नेम लिखा, टोटल मार्क्स का भी लिखा और किसका लिखा, मार्क्स का लिखा, लेकिन परसेंट के साथ ऐसा किया नहीं किया ना, इसी बात की ये एरर है। अगर लिख दें इंट परसेंट, देखो ये एरर भी क्या हो गया, चली गई। और इसके बाद यहाँ पे आए, अगर हम चाहते हैं कि जो आंसर हो ये हमें बताए, तो इसके लिए लिखना होता है हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये तब लिखना पड़ता है जब हम क्या यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स। तो इक्लिप्स में यही है, हर चीज क्या है, शॉर्टकट है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, सिस ओ लिखा ना, और इसके बाद कंट्रोल होता है ना लैपटॉप में, और क्या होता है, स्पेस। तो सिस ओ लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस करो, नहीं आ रहा है, देखो अपने आप लिख दिया कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, देखो हमने कंट्रोल स्पेस किया, इसने अपने आप लिख दिया। यही तो इक्लिप्स का बेनिफिट है, हर चीज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ क्या करें, ना लिखे तो क्या STM लिखे तो नहीं लेगा, उसका भी है शॉर्टकट में कि आप क्या लिखो, SYSO लिखो या SYSOUT लिखो, सिस आउट, और जैसे कंट्रोल स्पेस मारोगे अपने आप पूरा लिख देगा। और इसके बाद यहाँ लिख दो क्या, परसेंट ही है ना। अब चाहो अपने कोड को चलाना हो तो देखो यही एक रन नाम की क्या बटन, इसी बटन पे क्या करो, क्लिक करो, और यहाँ देखो नीचे आ गया, इसको बोलते हैं क्या, कंसोल। बता रहा है क्या, 72%। बता दिया कि नहीं बता दिया, यही कोडिंग है। बस कोडिंग में इस बात का ख्याल रखना है आपको। अच्छा इसको बोलते क्या है इस लाइन, अच्छा ये चीज देखो, ये जो हम दो लाइन लगा के यहाँ आगे लिख रहे हैं, दो स्लैश लगाए हैं और आगे लिखे हैं ना, अगर ये स्लैश हटा दें तो सब एरर आने लगे कि नहीं। वो कह रहा है ये क्या फालतू लिखे हो, हम तो ये तुमको लिख रहे थे इसलिए कि कल को तुम भविष्य में याद आए तुमको कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई चीज लगती है, तुम्हें कुछ लिखना है और तुम चाहते हो कि जावा उसको चलाए ना, उसको वो ना करे, हमने अपने लिए लिखा है, तुम्हारे समझने के लिए लिखा है, तो उसके पहले 2 बार क्या लगा दो, स्लैश। जब 2 बार स्लैश लगा दोगे
तो जावा इसको मानेगा कि जो प्रोग्रामर था उसने अपने समझने के लिए कुछ कमेंट लिखा है और हमें इसको चलाना वलाना नहीं है। वो समझ जाएगा कि टाइप प्लस नेम जो ये लिखा है ये क्या है, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये एक कमेंट है जो कोड करने वाले ने अपने समझने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। हम लोग ऐसा नहीं करते, अपने नोट्स वोट्स में कहीं भी मार्क लगा के कुछ लिख देते हैं, कमेंट डाल देते हैं, जिससे कल को हम दोबारा देखें तो हमें क्या आ जाए, याद आ जाए। तो इस वजह से हमने रफ किया है। हाँ, तो ये क्या है, टोटल मार्क्स। ये क्या है, एक वेरिएबल, और हमने सबसे पहले वेरिएबल का टाइप बताया और क्या बताया, नेम, और फिर वेरिएबल में क्या डाली हम, वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू ही तो रखते हैं ना, जैसे लिखते हैं x बराबर 100, y बराबर 200, z बराबर ये सब क्या है, x y z वेरिएबल है, और वेरिएबल के पास क्या रहती है, वैल्यू रहती है। अब एक चीज और देखते हैं, इस लाइन को जहां पे हम वेरिएबल का टाइप और नेम बताते हैं, इसी लाइन को हम लोग एक बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या, डिक्लेरेशन। यहां हमने क्या किया है, टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या किया है, डिक्लेयर। तो जावा में जब भी काम करोगे, कोई भी कोड करोगे, तो कोड में किसकी जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल्स की। लेकिन आप उन वेरिएबल्स को सीधे यूज अपनी गणित की तरह नहीं कर सकते। एक लाइन पहले आपको वेरिएबल का नाम और टाइप लिखना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। इसके बाद लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 6 में अगर हम कहें तो टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्लेयर। लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, हम टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, 600 रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, असाइनमेंट। जब एक वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डालते हैं तो प्रोग्रामिंग में उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब वेरिएबल में वैल्यू डालना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, टोटल मार्क्स में ये हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट, चौथी बार, दूसरी बार कि तीसरी बार, हम बताओ टोटल मार्क्स में वैल्यू कौन सी बार डाल रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार ना, पहली बार डाल रहे हैं ना। इस बताओ लाइन नंबर 7 के पहले क्या एक भी बार तुमने ठीक है। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या है, 600। यहां वेरिएबल में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। एक सेकंड यार, तो यहां हम वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और कौन सा, पहली बार ना, तो एक तरह से हम इसे बोले क्या, फर्स्ट असाइनमेंट। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट असाइनमेंट। तो जब एक वेरिएबल के अंदर पहली बार वैल्यू डालते हो तो उसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट असाइनमेंट। या जो प्रॉपर टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, वो फर्स्ट असाइनमेंट नहीं है, उसकी जगह हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन, और ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इनिशियलाइजेशन क्यों बोलते हैं, एक बात और देखो, इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना, यहीं से वर्ड बना है क्या, इनिशियलाइजेशन। तो बताओ पहली बार वैल्यू डाल रहे हो ना, तो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, इसीलिए नाम क्या देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन।
अच्छा, इस लाइन में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 9 में, हाँ नहीं नहीं, लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है बताओ, इंट लिखा है और क्या लिखा है, मार्क्स। मतलब हमने वेरिएबल का टाइप लिखा है और वेरिएबल का क्या लिखा है, नाम। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन ही तो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, मार्क्स नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन। हर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल, अगर आप मान लो कोड लिख रहे हो और उस कोड में आपने 20 वेरिएबल यूज किए हैं, तो 20 के 20 पहले आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। जैसे देखो मार्क्स को हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, ठीक है, इसे क्या बोलोगे, सेकंड असाइनमेंट नहीं है भाई, मार्क्स के अंदर ये क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट है ना। मार्क्स के अंदर का तो मार्क्स का, ये तो फर्स्ट असाइनमेंट टोटल मार्क्स का था, ये किसका असाइनमेंट हो रहा है, मार्क्स का। या बोले मार्क्स का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। ऐसे ही यहाँ परसेंट का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन। और जब लाइन नंबर 12 चलेगी तो क्या होगा भाई, देखो मार्क्स में 100 का क्या होगा, गुणा होगा, फिर टोटल मार्क्स से क्या होगा, भाग होगा, तो कुछ तो उत्तर आएगा। और जो उत्तर आएगा वो कहाँ पे जाएगा, परसेंट नाम के वेरिएबल में। तो बताओ लाइन नंबर 12 चलने के बाद क्या होगा, परसेंट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी पहली बार की नहीं आएगी। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट असाइनमेंट। या बोले क्या हो रहा है, परसेंट नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको ऐसे ओपन रहने देते हैं, इसको जरा थोड़ी देर के लिए हम क्या, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे। तो अब आपको समझ में आया कैसे कोडिंग करनी है। बेसिक बात याद रखनी है, कोडिंग करोगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। और वेरिएबल्स को पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। इसके बाद वेरिएबल में वैल्यू डालोगे, मतलब वेरिएबल को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। इसके बाद आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जैसे एक चीज और देखो, अगर हम यहां लिखें क्या, टोटल मार्क्स, बताओ क्या प्रिंट होगा। अगर हम लाइन नंबर रन करेंगे तो पहले लाइन नंबर कौन चलेगा, 6, फिर कौन चलेगा, 7। जब 7 चलेगा तो टोटल मार्क्स में क्या आएगा, 600। तो जब तुम उससे कहोगे कि प्रिंट करके दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, तो क्या बोलेगा, 600। जो होगा वही तो बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यही लाइन सेम लिख दो कहां, अब क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना। रेड कलर से आ जाए तो मतलब क्या है, एरर है। एरर क्यों दे रहा है, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसके बाद आपने क्या कहा, प्रिंट करके बताओ तुम्हारे पास क्या है। जब तुम कोई वैल्यू डाले ही नहीं तो उसके पास क्या है बताओ, कुछ नहीं है ना। तो वही कह रहा है, जब कुछ है ही नहीं तो हम प्रिंट क्या करें। इसीलिए किसी वेरिएबल को किसी भी पर्पस से यूज करना है तो सबसे बेसिक काम ये 2 हैं, सबसे पहले करने पड़ेंगे। क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इसके बाद वेरिएबल को क्या करना, इनिशियलाइज करना। इसके बाद तुम वेरिएबल क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। क्लियर है ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिक्लेयर करना और क्या करना, इनिशियलाइज करना। लेकिन एक बात कहो, बार बार हम इसको किस नाम से बुला रहे हैं, वेरिएबल वेरिएबल बोल रहे हैं ना। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल का मतलब होता है योग। जो चेंज होने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। हमारे गणित में भी क्या होते थे, 2 चीजें होती थी, वेरिएबल और कांस्टेंट। याद करो हम लोग करते थे, फिजिक्स में करते थे, तो कुछ सवालों में क्या होता था, कुछ चीजों की वैल्यू हमेशा क्या रहती थी, फिक्स। जैसे जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल वो था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती थी, 9.8।
हर सवाल में क्या रहती थी, फिक्स रहती थी ना। लेकिन और पता चला कार की स्पीड, वजन, ये सब सारी चीजें क्या होती थी, हर सवाल में क्या होती थी, अलग अलग ना। तो जो चीजें अलग अलग हो सकती हैं, जो चेंज हो सकता हो, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो हमेशा फिक्स हो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम्हें भी जाना है क्या, ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब लेकिन तब एक चीज और देखो ध्यान से, हम यहां क्या कर रहे हैं ये बताओ। ये क्या किए बताओ, उसी वेरिएबल में फिर से वैल्यू डाले कि नहीं डाले, जिस वेरिएबल में लाइन नंबर 8 में 600 डाले थे, उसी वेरिएबल में लाइन नंबर 10 में क्या डाले, 900 डाले कि नहीं डाले। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है। तो एक चीज ये दिमाग में रखना, क्या, एक चीज ये दिमाग में रखना कि ये जो है क्या, एक वेरिएबल के अंदर कितनी बार भी वैल्यू डाली जा सकती है। तुम्हें देखो लाइन नंबर 8 में क्या डाल रहे हैं, 600, लाइन नंबर 10 में क्या डाल रहे हैं, 900। कोई एरर दे रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल में आप जितनी बार चाहो उतनी बार वैल्यू क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या है, 900। टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या है, 900। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड असाइनमेंट। कभी इसको इनिशियलाइजेशन मत बोलना, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हो चुका है। जब वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हो तब बोलते हैं क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ये तुम सेम वेरिएबल में क्या कर रहे हो, दूसरी बार वैल्यू डाल रहे हो ना, तो इसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, सेकेंड असाइनमेंट। अच्छा, अगर हम क्या करें, अब क्या हुआ, थर्ड असाइनमेंट, ये भी क्या है, असाइनमेंट है, जब वेरिएबल में वैल्यू डाल, लेकिन कितनी बार, थर्ड बार, तीसरी बार कर रहे हो ना, तो इसे क्या बोलोगे, थर्ड असाइनमेंट। अब ऐसे मान लो एक वेरिएबल में 10 बार हम वैल्यू डालें, तो कौन बार बार याद रखेगा 5वां है कि 6वां है। इसीलिए फर्स्ट सेकंड वेकेंड नहीं बोलते, एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं क्या, री असाइनमेंट। यहाँ भी री असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, री असाइनमेंट। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे यहाँ पे भी वही वैल्यू दोबारा डाली जा रही है, यहाँ वैल्यू तीसरी बार डाली जा रही है, तो इसीलिए हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, रीअसाइन। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, ये क्या है, रीअसाइनमेंट, ये क्या है, रीअसाइन। और लाइन नंबर 14 में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि टोटल मार्क्स में क्या है। तो बताओ क्या है, उसी टोटल मार्क्स में हमने क्या डाला, 600, फिर 900 और फिर 1200। तो बताओ क्या उत्तर देगा, यही देगा हैं? जरा अच्छा एक एग्जाम्पल सोचो जरा। मान लो तुम हो, हम तुमसे कहते हैं कि जाओ यार चाय लेते हो, तो तुम क्या करोगे, बाहर निकलोगे। तो तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारे पास क्या ऑर्डर है, क्या चीज है, तो तुम बोलोगे क्या, चाय, यही बोलोगे ना। लेकिन तुम कुछ दूर आगे बढ़े, तब से हमने तुम्हें फोन करके बोला चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक ले आओ, चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक। तो क्या करोगे, चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों लाओगे, चाय नहीं लाओगे, क्या ले आओगे, कोल्ड ड्रिंक। तब से अब सोचो, फिर आगे बढ़े, फिर तुम आगे बढ़े, तब से फिर मेरा मूड चेंज हुआ, अभी दुकान पे पहुंचे नहीं, तुमने फिर फोन करके बोला नहीं नहीं यार, न चाय लाओ न कोल्ड ड्रिंक लाओ, क्या ले आओ, हम कह दिए पान लेके आओ। तो अब बताओ तुम क्या लेके आओ, जो लास्ट में होगा ना भाई, जो एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गई है वही बताओगे ना। कोई रास्ते में पूछेगा क्या लेने आए थे, तो क्या बोलोगे, पान। कोई पूछेगा क्या लाए हो, तो क्या बोलोगे, क्या है तुम्हारे पास, पूछेगा तो क्या बोलोगे, पान ना। तो ऐसे ही क्यों नहीं इसको देख रहे हो,
जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो टोटल मार्क्स में क्या आएगा? 600। लाइन नंबर 10 चलेगी तो टोटल मार्क्स में क्या आएगा? 900। याद रखना, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। जब उसके पास 600 था तो बोल रहा था भाई 600, लेकिन जैसे ही उसको 900 दोगे तो 600 फेंक देगा और 900 ले लेगा। जैसे लाइन नंबर 12 ही चलेगी तो क्या है? 1200। तो उसमें क्या पड़ा था? 900 ना, तो अब 900 फेंकेगा और क्या ले लेगा? 1200। तो इससे पूछोगे लाइन नंबर 14 पे तो तीनों को जोड़ेगा नहीं, 600 नहीं बोलेगा, 900 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? सीधे 1200। अब मान लो तुम आए तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? पान होगा ना। हम पूछेंगे चाय कहाँ है, तो तुम कहोगे यार चाय तो हम चाय गया, चाय का ऑर्डर कैंसिल। कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कैंसिल। क्या है तुम्हारे हाथ में? पान है ना। तो सेम वैसे इसको क्यों नहीं देखते उसी नजरिए से? नियम क्या है? नियम ये है, लिख भी देते हैं, यही कमेंट करके हम मेंशन करते हैं। क्या? रूल नंबर 1, इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट। सबसे पहले क्या है? वेरिएबल को क्या करना है? डिक्लेयर करना है। इसके बाद नंबर 2 क्या करना है? ये भी है, इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज दी वेरिएबल। ये कौन सा काम है? दूसरा काम। इसके बाद तीसरा, इसके बाद जितनी बार मन करे उतनी बार तुम रीअसाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई कि पहले वेरिएबल को क्या करना है? डिक्लेयर करना है, फिर क्या करना है? इनिशियलाइज। और ये भी लिखते हैं, इन अ वेरिएबल यू कैन डू वैल्यू क्या? असाइनमेंट इन अ वेरिएबल। सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं, एक वेरिएबल में यू कैन डू मतलब तुम कर सकते हो क्या? वैल्यू का क्या? असाइनमेंट एज मेनी टाइम यू वांट। मतलब क्या है? एक वेरिएबल के अंदर जितनी बार मन करे तुम्हारा उतनी बार वैल्यू डाल सकते हो। और चौथा नियम क्या कहता है? अब देखो, 4th रूल कहता है हमारा क्या? इफ यू विल assign a new value to क्या? वेरिएबल, then it will क्या बोले इसको? लीव मतलब छोड़ना ना। It will leave old assigned value। जब नई वैल्यू दोगे तो पुरानी क्या करेगा? और ऐसा मत कभी सोचना कि सर जी पहले कम था, ज्यादा दे दिए तो ले लिया, अगर वो कर देते कम देते तो नहीं लेता, ये इंसान थोड़ी ना है। तो ऐसे अगर यहाँ लिखते हैं, मान लो क्या 100, अगर ये लाइन नंबर 14 चलेगी तो ये क्या करेगा? लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? 100। ठीक है।